नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों का अध्ययन करेंगे। रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे प्रमुख कवि बिहारी हैं। तो सबसे पहले हम बिहारी का ही अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण रीति सिद्ध कवियों को भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में मदद ही मिलेगी, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं बिहारी को। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में गोविंदपुर बसुआ ग्वालियर में हुआ था और इनका निधन 1663 ईस्वी में हुआ था, 1663 में हुआ था। बिहारी के जन्म स्थान के संबंध में एक दोहा मिलता है, वो दोहा देखते हैं क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे बिहारी के संबंध में जानने को भी मिलता है। इसमें है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, आई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। यानी इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और ये जब युवा अवस्था को हुए, जब इनकी शादी हुई तो इनकी जो ससुराल हुई वह मथुरा में हुई थी। इनके पिता का नाम जो था वो केशव राय था, गुरु का नाम इनके नरहरि दास था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी को रसवादी मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को ध्वनिवादी मानते हैं। आश्रयदाता राजाओं की बात कर लेते हैं। रीतिकाल के अधिकतर कवि जो हैं किसी न किसी आश्रयदाता राजा के यहाँ रहकर रचते थे, यानी रचनाएं करते थे। तो बिहारी जो थे सबसे पहले शाहजहां के आश्रय में रहते थे और बाद में यानी 1645 से ये मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहकर रचना करते थे। बिहारी के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। पहला तथ्य ये है कि बिहारी रीतिकाल व रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिबद्ध परंपरा में स्थान दिया है। इस तथ्य को आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिबद्ध माना है, जबकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है। बिहारी का काव्य जो है ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। बिहारी अन्योक्ति अलंकार एवं व्यंजना शब्द शक्ति की दृष्टि से हिंदी के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। बिहारी का संयोग वर्णन तो उत्कृष्ट है, किंतु उनका वियोग वर्णन जो है वो बनावटी लगता है। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति को हीय दृष्टि से देखा है। बिहारी की रचनाओं में जो है ग्रामीण संस्कृति का ही चित्रण मिलता है और ग्रामीण संस्कृति का जहाँ चित्रण मिलेगा उसे उन्होंने घृणा की दृष्टि से देखा है। हेय दृष्टि यानी घृणा की दृष्टि से, नीची दृष्टि से वो देखते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जो है जागीर के रूप में दिया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राजा जयसिंह ने बिहारी को कौन सा गांव जागीर के रूप में दिया था, तो उसका नाम था काली पहाड़ी। बिहारी लाल को प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह से एक सोने की मुहर मिलती थी। मिर्जा राजा जयसिंह से एक सोने की मुहर यानी एक सिक्का मिलता था। सोने का सिक्का पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में सोने का सिक्का चलता था, तो इनको एक दोहे पर एक सोने की मुहर यानी एक सोने का सिक्का मिलता था। बिहारी ने संयोग वर्णन के लिए राधा को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहारी की राधा जो है वाचाल मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है। मंगलाचरण के रूप में राधा की वंदना की गई है, यानी जो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, उसमें मंगलाचरण के रूप में राधा की वंदना की गई है। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण जो है वो यथार्थवादी है। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है कि लाला भगवान दीन ने सूर तुलसी और केशव दास के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। रचना की बात करें तो इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। रचनाओं को याद करने में ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कुल 719 छंद माने जाते हैं और 713 दोहे हैं और 6 सोठा छंद हैं। तो यहाँ पर प्रश्न काफ़ी उलझन वाला बन आ जाता है परीक्षाओं में। आयोग कुछ अलग ही
उत्तर मान लेता है। छंदों की बात करें तो इसमें 719 छंद हैं, 713 दोहे हैं और 6 सोठा छंद हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित जो टीका है बिहारी सतसई की, बिहारी रत्नाकर नाम से, उसमें 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की रचना जो है जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने के लिए की गई थी। बिहारी सतसई की रचना 1633 ईस्वी में आरंभ हुई थी और यह 1662 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। इस रचना पर निम्नलिखित 3 ग्रंथों का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है, जैसे कि संस्कृत का अमरुक शतक अमरुक कवि द्वारा लिखित है, गाथा सप्तशती जो हाल कवि द्वारा लिखित है प्राकृत भाषा में, और आर्य सप्तशती जो कि गोवर्धनाचार्य द्वारा लिखित है संस्कृत में। इन तीनों रचनाओं का प्रभाव जो है बिहारी सतसई पर माना जाता है। बिहारी में सबसे ज्यादा छंद श्रृंगार रस से संबंधित हैं और बाकी के जो छंद है वो नीति एवं भक्ति से संबंधित हैं। श्रृंगार रस से संबंधित जो छंद हैं वो 600 के लगभग हैं। बिहारी सतसई की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और यह हिंदी का श्रेष्ठतम मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई पर 50 से भी ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि कृष्णलाल की टीका कृष्ण कवि द्वारा लिखित है और दोहा सवैया छंद में है। लाल चंद्रिका जो कि लल्लू लाल द्वारा लिखित है। वहीं अमर चंद्रिका सूरत मिश्र द्वारा लिखित है, दोहा छंद में है। प्रभुदयाल पांडे की टीका है जो कि प्रभुदयाल द्वारा लिखित है। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, रोला छंद में है। संजीवनी भाषा पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित है, तुलनात्मक पद्धति में है। हरिप्रकाश टीका हरिचरण दास की है। बिहारी रत्नाकर जो कि 1925 में है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित है। बिहारी सतसई का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, तो कुछ प्रमुख अनुवाद को देख लेते हैं, जैसे कि पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में इसका अनुवाद किया था। वहीं मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किया था। आनंदी लाल ने फिरंगी सतसई नाम से फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि फिरंगी सतसई नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी थी, तो वो थे आनंदी लाल। बिहारी सतसई एवं बिहारी के संदर्भ में आलोचकों के कथन देखने वाले हैं हम अब। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक दोहा इसमें मिलता है कि सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बिहारी का खुद के संबंध में यानी बिहारी सतसई के संबंध में भी एक दोहा मिलता है, जैसे कि करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक। जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं कि भांति भांति रचना सरस देव गिरा जो व्यास, ज्यों भाषा सब कविन में विमल बिहारी दास। पद्म सिंह शर्मा इनके बारे में कहते हैं कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी ही लगती है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पद्म सिंह शर्मा के कुछ और कथन हैं, जैसे कि हिंदी कवियों में श्रीयुत महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है, बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है। ये दोनों कथन पद्म सिंह शर्मा के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। छोटे कथन जो हैं हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, परीक्षाओं में छोटे कथन पूछ लिए जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है इनके बारे में कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक और कथन इनके बारे में है, कहते हैं कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। श्याम सुंदर दास बिहारी के संबंध में कहते हैं कि बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद हिंदी की सबसे अधिक प्रचारित कृति है, और ये सही भी है। बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि बिहारी दोहों के बादशाह हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं कि बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है, तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है। विश्वनाथ सिंह कहते हैं कि बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो ये कहते हैं कि समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जा सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने कहा है इनके बारे में कि इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया है।
कूंजा यानी एक घड़ा घड़ा होता है, उसको कूंजा कहते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ में इस कविरत्न ने मानो समुद्र कूंजे में बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं। शुक्ल जी के कथनों के बिना बिहारी का अध्ययन ही अधूरा है। शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी का एक और कथन है, ये कहते हैं कि बिहारी सतसई ग्रंथ उनकी इतनी कीर्ति का आधार है। वस्तुतः किसी का यश, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण से नहीं होता, गुण के हिसाब से ही होता है, और गुण के हिसाब से ही एक ही रचना पर बिहारी इतने प्रसिद्ध हो गए। शुक्ल जी का एक और कथन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। शुक्ल जी का ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट कथन है यह। शुक्ल जी के कुछ और कथन देखेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। वही कहते हैं कि इसमें यानी बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक और कथन है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला जो कथन है वो राधाचरण गोस्वामी का है। यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास है तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है। तो पीयूष, ऐसे कथन बन जाता है कि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है, तो वो राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, भिखारी दास का भी एक दोहा है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो यदि यह कथन पूछ लिया जाए तो इसको ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना ही देख करके ऑप्शन लगा देंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा पढ़ा करिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूरा पढ़िएगा, पूरा पढ़ने पे समझ में आएगा। अगर यहाँ से यहीं तक आपके नज़र गई और यहीं पर देखकर आपने टिक कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिहारी पर कुछ चर्चित रचनाएं लिखी गई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि बिहारी मिश्र ने लिखा था देव और बिहारी, जिसमें इन्होंने देव को बड़ा बताया था। लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव लिखा था, जिसमें इन्होंने बिहारी को बड़ा बताया था। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा था। बिहारी नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था, और बिहारी की वाग विभूति ये भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बिहारी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो पिछले सालों में पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि सन 2002 और 2009 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन में दिया गया था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध। एक और प्रश्न पूछा गया था पीजीटी की परीक्षा 2011 में कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है, यानी यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है बिहारी की। वहीं 2015 में जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। ऑप्शन में था भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी और देव। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। वहीं पीजीटी की परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि बिहारी की रचना का क्या नाम है। वहीं टीजीटी की परीक्षा 2011 में ही पूछा गया था कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है, अभी हमने पीछे देखा ही। और पीजीटी की परीक्षा 2005 में पूछा गया था कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो ये थे बिहारी के संबंध में जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले कवि को देखते हैं, वो है वृंदावन दास यानी वृंद कवि। इनका जन्म 1643 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। मेड़ता शायद राजस्थान में पड़ता है। इनका निधन 1723 ईस्वी में हुआ था। इनके आश्रयदाता राजा की बात करें तो वो थे औरंगजेब, मेवाड़ के शासक जय सिंह और किशनगढ़ के शासक राम सिंह। इनके गुरु का नाम हरिहर पंडित था।
इनकी रचनाओं के वर्ण विषय की बात करें तो ये नीति, श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस से संबंधित रचनाएं करते थे। रचनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे इनकी रचनाएं हैं बारहमासा, भाव पंचासिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई। यमक सतसई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यह किसकी है? बृंद कवि की है। बच्चन सिंह ने निम्नलिखित और रचनाओं का भी उल्लेख किया है। वे हैं दृष्टांत सतसई, वचनिका और हितोपदेष्टातक, जो कि नीति संबंधी रचना है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी हुई थी और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे कि इन्होंने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध करते हुए लिखा था कि गाम गाम धाम धाम जजिया की धूमधाम। वहीं इन्होंने लिखा है कि सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सभी लोग तो जो पहले से ही बलवान है उसकी सहायता करता है, निर्बल की सहायता कोई नहीं करता है। जैसे कि हवा आग को और ज़्यादा बढ़ाती है, जलाती है, लेकिन दीपक को वही बुझा देती है। दीपक छोटा है लेकिन वो हवा दीपक को बुझा देती है। आग तो अपने आप पकड़ती जाती है लेकिन फिर भी आग हवा जो है उसी को आगे बढ़ाती है। एक और उन्होंने बृंद कवि की एक और पंक्तियां हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। कभी न कभी किसी न किसी के मुख से आप लोगों ने ये सुना होगा कि उतने ही पाँव फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर है। तो ये बृंद कवि की ही पंक्तियां हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें शब्द शक्ति जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा में भी रूढ़ा लक्षणा है और ये सूक्तिकार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी सूक्तियां बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सेनापति को देखते हैं, ये भी रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका मूल नाम नागेश भट्ट था और सेनापति इनकी उपाधि थी। इनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था और इनके निधन का समय अज्ञात है। वर्ण विषय की बात करें तो ये श्रृंगार एवं भक्ति से संबंधित रचनाएं करते थे और इन्हें रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, जो कि उपलब्ध नहीं है। कवित्त रत्नाकर उपलब्ध है जो कि एक मुक्तक रचना है और इसकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें कवित्त छंद की प्रधानता है और कुल 394 छंद हैं। 5 अध्याय हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। अध्यायों को इसमें तरंग कहा गया है और चौथी तरंग में राम कथा का भी वर्णन मिलता है। इनके संबंध में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि सेनापति षट ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं और श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। इन्होंने स्वयं को राम भक्त घोषित करते हुए कहा था कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद, जाकी अपने सब कवि ध्यान दे सुनत कविताई है। अगले जो कवि हैं वो है रसनिधि। इनका मूल नाम जो है पृथ्वी सिंह है। तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि रसनिधि का मूल नाम क्या है तो आप ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह है। इनका रचना काल 1603 ईस्वी से 1660 ईस्वी के बीच पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये जन्म और निधन का समय नहीं है, ये रचना काल है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, बारहमासा, हिंडोला, रसनिधि सागर, अरिल और गीति संगा। रतन हजारा जो है वह रचना बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई है और इसमें 1024 छंद हैं। अगले जो कवि हैं वो है नृप शंभु। इनका पूरा नाम शंभुनाथ सिंह है और ये शिवाजी के पुत्र थे। इनकी रचनाएं हैं नखशिख, सात शतक और नायिका भेद। ये तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और बुद्ध शतक जो कि संस्कृत में है। अगले कवि है कृष्ण कवि। क्लास में पूरा बने रहिएगा, क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपको इससे परीक्षा में हेल्प मिलेगी। कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र थे एवं शिष्य थे। इनका पूरा नाम निरंजन कृष्ण था। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका ब्रजभाषा एवं सवैया छंद में लिखी थी और इनकी मौलिक रचना जो है वो विदुर प्रजागर है। भक्ति एवं नीति से संबंधित इसमें पद मिलते हैं। आश्रयदाता की बात करें तो ये जयसिंह के आश्रय में रहते थे। अगले जो कवि हैं वो हैं विक्रमादित्य। ये 1782 ईस्वी से 1829 ईस्वी तक चरखारी बुंदेलखंड के शासक रहे थे और इनकी रचना है विक्रम सतसई और ब्रजलीला। अगले जो कवि हैं वो हैं राम सहाय भगत।
इनका रचना काल है 1803 से 1823 ईस्वी। यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जन्म एवं निधन का समय नहीं है, ये रचना काल है। इनकी रचनाएं हैं राम सतसई, वाणी भूषण और वृत्त तरंगणी। वृत्त तरंगणी में 4 सर्ग हैं। सर्गों को तरंग कहा गया है और इसमें छंदों की विवेचना की गई है। और एक रचना है इनकी ककहरा, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के अखरावट पर आधारित है। अगले कवि देखते हैं, वो हैं हठी जी, और इस क्लास के अंतिम कवि हैं। हठी जी जो हैं हित हरिवंश की शिष्य परंपरा में आते हैं और इनकी रचना का नाम है राधा सुधा शतक, जो कि 1780 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और इसमें श्रृंगार एवं भक्ति से संबंधित पद मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि इन्होंने कला पक्ष पर विशेष जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का बाहुल्य पाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इससे आगे जो क्लास होने वाली है वो एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि उस प्रैक्टिस सेट में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई अपनी अच्छे से करिएगा।